आज आपका हेडिंग है समांतर संयोजन। हमने आपको कल श्रेणी संयोजन बताया। श्रेणी संयोजन में आपको हमने पढ़ा दिया है। क्या पढ़ाया उसमें आपका सूत्र आया था R इक्वल टू आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ये सूत्र का निगमन हमने कल बताया था। और आज हम उसका जो है समांतर क्रम का पढ़ेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है, ये आपका श्रेणी क्रम में है। जैसे आपको सूत्र में दे देगा कि ये इतने प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और आपको R का मान ज्ञात करना होगा। और ठीक है, चलिए आज आपकी हेडिंग है क्या है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में आपको हम समझाएंगे। आपका सूत्र का निगमन करना है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बस इतना इसका निगमन करना है। लेकिन उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन डिटेल के साथ साथ उसका ट्रिक भी बताएंगे। आपको चुटकी में समझ में आएगा, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। ध्यान तो देते नहीं लेकिन ध्यान देना चाहिए। चलिए आज हमको बताते हैं कि क्या है। आपका हेडिंग है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में आपको हम समझाएंगे कि कैसे उसके सूत्र का निगमन किया गया है और क्या है। कह रहा है समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों, कह रहा है समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों को पहले सिरों को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। कह रहा है समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों को पहले सिरों को एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरों को बिंदु B से जोड़ देते हैं। कह रहा है कि जो पहला सिरा है A बिंदु से जोड़ देते हैं, दूसरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों को पहले सिरे को A बिंदु से, एक नहीं A बिंदु से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। और क्या कह रहा है, और इन बिंदुओं को सेल से जोड़ देते हैं। देखिए ये देखिए आपका पहला सिरा A बिंदु से जुड़ा है, दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है। कह रहा है ना कि दूसरे सिरे और क्या है कि उन बिंदुओं को यानी कि A और B को किससे जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। देखिए आपका एक सिरा यहाँ पे A है, दूसरा सिरा B है। इन दोनों को लाकर किससे जोड़ा गया है, एक बैटरी से। बैटरी समझ रहे हैं ना, सेल मतलब बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है माना तीन प्रतिरोध। देखिए माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3। कह रहा है माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फिर क्या कह रहा है, जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है इसमें बहने वाली धारा I। देखिए इसमें बहने वाली धारा I1 I2 I3। कह रहा है इसमें बहने वाली धारा I1 I3 I2 I3 है और इनके बीच का विभवांतर तथा इनके बीच का विभवांतर V है। इन तीनों के बीच का विभवांतर क्या है, V है। विभवांतर क्या है, V है। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों को पहले सिरे को बिंदु A से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं तथा इन दोनों सिरों को A और बिंदु A को बिंदु B को किससे जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं किससे, एक बैटरी से। बैटरी से जोड़ने के बाद क्या करते हैं, फिर माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जो तीनों प्रतिरोध है आपके R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों को किससे जोड़ा गया है, कि किस क्रम में जोड़ा गया है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा उसमें बहने वाली धारा I1 I2 I3 है तथा उसमें बहने वाली धारा क्या है, I1 I2 I3 है। और उनके बीच का विभवांतर क्या है, उनके बीच का विभवांतर V है। उनके बीच का विभवांतर क्या है, V है। फिर कह रहा है पहले तार के लिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। देखिए तीनों प्रतिरोधों को R1 R2 R3 को किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। उनमें जो बहने वाली धारा है क्या है, I1 I2 I3 है और उनके बीच का विभवांतर क्या है आपका, B है। और दोनों बिंदु है A और B है, उनको किससे जोड़ दिया गया है, एक बैटरी से। यहाँ तक क्लियर है। चले आगे चलिए। कह रहा है पहले तार के लिए, कह रहा है पहले तार के लिए क्या है, I1 इक्वल टू V/R1। I1 इक्वल टू धारा बराबर आपको पहले पढ़ा दिया है, विभवांतर तथा प्रतिरोध के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो कह रहा है I1 इक्वल टू V/R1। चूंकि आपका विभवांतर V है तीनों प्रतिरोधों के लिए, लेकिन प्रतिरोध क्या है आपका, I1 के लिए R1 है, I2 के लिए R2 है, I3 के लिए R3 है। ठीक कह रहा है। यहाँ पे आप लोग इस डैश को ऐसा मत लीजिए, पता नहीं क्या लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है। ये लिखा गया है दूसरे तार के लिए, जो ये डैश दिया गया है लिखा गया है दूसरे तार के लिए।
दूसरे तार के लिए, दूसरे तार में कौन सी धारा बह रही है, I2 है, I2 इक्वल टू V अपान R2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर करें तीसरे तार के लिए, तीसरे तार में कौन सी धारा बह रही है, I3, और उसमें प्रतिरोध कौन सा है, R3, तो I3 इक्वल टू V अपान R3, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हमने आपको तीसरे प्रतिरोध तक बताया, तीसरे तार के लिए तक बता दिया है। तीसरे तार के लिए I3 इक्वल टू आपका आया V अपान R3, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। कह रहा है कि कुल धारा बराबर, यानी कि जो धारा बह रही है कुल धारा आपकी क्या है, देखिए कुल धारा आपकी आई है। ध्यान देंगे आप लोग, चित्र में भी ध्यान देंगे और जो हम बता रहे हैं उसको भी, कुल धारा आपकी आई है। अब कुल धारा का मान कैसे पता चलेगा, हम जब सब धारा को जोड़ देंगे तो हमारा कुल धारा आ जाएगा, नहीं I इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, कुल धारा आपका क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कुल धारा I इक्वल टू आ जाएगा अपन आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, आपकी कुल धारा आ गई। समीकरण नंबर 4 मान लेंगे इसको। अब कह रहा है समीकरण 1 2 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए समीकरण आपका 4 क्या बना, I1 प्लस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I1 का मान आपका ये V अपान R1 है, फिर I2 का मान आपका V अपान R2 है, फिर I3 का मान आपका V अपान R3 है। इसी समीकरण में लाकर रख देंगे, तो जहाँ पे I1 था वहाँ पे V अपान R1 हो गया, जहाँ पे I2 था वहाँ पे V अपान R2 हो गया, प्लस V अपान R3 I3 की जगह पे। चलिए अब देखिए इसमें से देखिए V कॉमन है कि नहीं, V कॉमन है तीनों में, आप V को कॉमन कर लेंगे, फिर आपका अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। हमने आपको ओम का नियम पढ़ाया है, ओम के नियम से R इक्वल टू V अपान I होता है, ओम के नियम से आपका V इक्वल टू R इक्वल टू होता है V अपान I। हमें I का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम I का मान ज्ञात करेंगे, इधर I का गुणा करा देंगे, R का जब इसमें देखिए R इंटू I हो जाएगा इक्वल टू V हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R, चूंकि यहाँ पे R का गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो जहां पे हमारा I था वहीं पे हम लिख देंगे V अपान R। क्लियर है? चलिए जहां पे हमारा I था वहीं पे हमने लिख दिया V अपान R। अब देखिए यहाँ पे V का इधर क्या है, इधर आपका गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो V अपान V इंटू R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कैंसिल हो गया, आपका बच गया 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही आपका समांतर क्रम का सूत्र है। लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, कहां से, यहां से कह रहा है पहले प्रतिरोध के लिए, सॉरी पहले तार के लिए उसमें बहने वाली धारा I इक्वल टू है I, जहां पे I है वहां पे कौन सा प्रतिरोध है, R1 है, तो I इक्वल टू V अपान R1। हमने आपको धारा का फार्मूला बताया है, ये I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R2, फिर इसके बाद I3 तीसरे तार के लिए हो जाएगा I3 इक्वल टू V अपान R3। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। कह रहा है कि कुल धारा बराबर, हमारा कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब तीनों का मान ले आके समीकरण नंबर 4 रख देंगे तो हमारा ये इतना प्राप्त हो जाएगा, I इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। हम V इसमें से कॉमन कर लेंगे, तीनों में है तो V कॉमन कर लेंगे, आपका अंदर बच जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आपका ओम के नियम से R इक्वल टू होता है V अपान I, तो I इक्वल टू होता है V अपान R। हमने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है। चलिए फिर यहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे I वहाँ पे V अपान R रख देंगे, इधर V का गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, अंदर क्या 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसके बाद V से V कैंसिल हो जाएगा, फिर उधर भी बचा भी 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसके बाद आपका सूत्र बन गया 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही आपका क्या है, यही आपका समांतर क्रम का फार्मूला है। अभी आपको थोड़ा सा और समझाएंगे आगे। चलिए हम आगे थोड़ा सा आपको 8:45। चलिए 1 अपान R1 इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R इक्वल टू आपका प्राप्त हुआ समांतर क्रम में क्या, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आपका ये चीज प्राप्त हुआ। चलिए जब आपका ये प्राप्त हुआ है तो देखिए अतः समांतर संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कह रहा अतः समांतर संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों, कह रहा अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, कह रहा अतः समांतर संयोजन में परिणामी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, क्या कह रहा ध्यान देंगे, कह रहा अतः समांतर संयोजन में परिणामी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। देख लीजिए जो परिणामी प्रतिरोध है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। देखिए ना आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए अलग अलग प्रतिरोध, लेकिन उनका व्युत्क्रम जो है परिणामी प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या होता है, बराबर होता है। फिर कह रहा है नोट,
नोट नंबर 1, समांतर संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है। कह रहा है, हमने आपको पहले बता दिया है कि जो इसका विभवांतर क्या है, आपका केवल बी है। वही कह रहा है कि समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, यानी कि हमने आपको पहले बताया ना कि केवल इसका विभवांतर इन सब तीनों प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर क्या है, केवल बी है। चलिए क्या कह रहा है, समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या है, आपका समान है। फिर क्या, नोट नंबर 2, समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान अलग अलग है। लेकिन हमने ये भी आपको बताया जो समांतर संयोजन है उनमें जो बहने वाली धारा का मान है क्या है, अलग अलग है। क्योंकि क्या है, I1 है, फिर I2 है, फिर क्या है, I3 है। क्या क्या है आपका, I1 I2 I3 है। आप लोग सोच रहे हैं सर जी मुस्कुरा रहे हैं, सर जी मुस्कुरा रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग भी खुश हो जाइए। ठीक है, चलिए क्या है कि समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। दूसरा नोट क्या है, समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान भी अलग अलग होता है। आप लोग को हमने बताया ना I1 था, I2 था, I3 था, लेकिन हमने आपको उसका मान I क्यों रखा, उसकी जो बहने वाली कुल धारा है उस परिपथ में जो I केवल पूरी धारा का मान I इसलिए माना गया क्योंकि जब हम I का मान मानेंगे तभी हमारा वो ओम का नियम से मिलेगा हमें I का मान। चलिए ठीक है, नोट नंबर 3, समांतर संयोजन में प्रत्येक लगे प्रतिरोध अलग अलग होता है। क्या है, समांतर संयोजन में जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है लेकिन उसका क्या होता है, वो अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, देखिए एक का मान R1 है, दूसरे का मान R2 है, तीसरे का मान R3, फिर चौथे का मान R4 है। क्या है, सॉरी चौथे नहीं, 3 तक है ना। तो क्या है कि एक का मान R1 R2 R3। चलिए फिर क्या कह रहा है, देखिए कि समांतर संयोजन में प्रत्येक लगे प्रतिरोध अलग अलग होते हैं लेकिन उसका मान क्या है, R1 है, पहले का मान R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे है एक आपका सूत्र होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माना किसी चालक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध R0 एवं ताप T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT है। क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। माना किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 एवं ताप जो उसका T 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रतिरोध RT हो गया, तो क्या होगा, RT बराबर क्या हो जाएगा, RO इंटू T/T0। क्या है, RT इक्वल टू हो जाएगा RO T/T0। क्यों होगा, अतः शुद्ध चालक, अतः शुद्ध चालक को चालक का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या है, अतः शुद्ध चालकों का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का परम ताप क्या है, परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यानी कि जो ये है इन दोनों तापों के क्या होगा, समानुपाती होता है। क्यों समानुपाती होता है, शुद्ध चालक की चालकता प्रतिरोधों के परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन एक बात और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को बताइए RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।